तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्राइडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम ट्राइडेंट के कुछ बिजनेस अपडेट का डिस्कशन करेंगे और साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट ने अभी डिस्क्लोजर दिया है जिसका नाम है इंडस्ट्री एनालिसिस, और यहाँ पे कुछ आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक जो कि कंपनी के लिए मैनेजमेंट के हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उन सब चीज़ों का, और आपको ये भी बताएंगे कि ट्राइडेंट में अब 20 रुपए के भाव कब तक आएंगे। हमसे बहुत से लोग पूछना चाहते हैं कि 20 रुपए ट्राइडेंट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो ये सारी चीजें बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्राइडेंट का क्या आउटलुक है, क्या ओपिनियन है, हमारे हिसाब से टारगेट प्राइस क्या है और ये भाव कब तक आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस की। अगर हम देखेंगे तो हर महीने कंपनी अपना प्रोडक्शन का डेटा डालती है, और मैं बार बार बताता आया हूं कि कंपनी ये प्रोडक्शन का डेटा डालती है, ना कि सेल्स का। जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो सेल भी हो जाए। अगर हम देखेंगे ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो सारे नॉन पेरिशेबल नेचर के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बनाया है तो मतलब बेचना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग आपके लिए मैंने एकदम शानदार तरीके से पिछले करीबन 6 महीने का डेटा यहाँ पे डाला है, आप उसे एकदम ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे तो जैसे बात लिनन है तो 4402 का पहले इनका प्रोडक्शन था, इस बार थोड़ा बहुत बढ़ा है, अभी करीबन 4454 हुआ है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। वहीं पे बेड लिनन 3.36 था, अभी 3.66 हुआ है, कोई खास ग्रोथ नहीं। यार्न के अंदर यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले 9259 मिलियन था, 9259 मेट्रिक टन था, अभी 9124 मेट्रिक टन है। तो यहाँ पे भी एक कोई ग्रोथ तो है नहीं बल्कि कम हुआ है। तो आप तीनों में अगर देखेंगे होम टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर यहाँ पे बहुत डिसेंट ग्रोथ है या फिर एक बहुत ही फ्लैट कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। और ये वैसे भी प्रोडक्शन का डेटा है, इससे हम लोग को कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में कुछ खास नहीं पता पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि जितना कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उतनी कंपनी बेच भी रही होगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं पेपर की, पेपर में एक अच्छी खासी ग्रोथ है, 12,275 मेट्रिक टन से अभी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 13,253 मेट्रिक टन हो गया है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है, जैसे जैसे ऑफिस वापस चालू हो रहे हैं और अब स्कूल चालू हो रही है, तो पेपर इंडस्ट्री जो है वो स्कूल पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे आज भी पेपर यूज हो रहा है। इवन आज अगर आप ऑफिसेज में देखेंगे बड़े कॉर्पोरेट में तो वो सब यहाँ पे ऑनलाइन जा चुके हैं और सॉफ्ट मोड पे जा चुके हैं, तो वहां पे इतना कंजप्शन नहीं है। पर स्टिल यहाँ पे कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑफिसेज वापस वर्क फ्रॉम होम से नॉर्मल ऑफलाइन मोड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे पेपर का कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन सबसे खराब बात और सबसे खराब बिजनेस जो कंपनी का परफॉर्म किया है वो है केमिकल्स का। लगातार केमिकल्स के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने से यहाँ पे 8,200 मेट्रिक टन का यहाँ पे करीबन प्रोडक्शन हुआ करता था, अभी वो पहले 8,100 हुआ, फिर दिसंबर में 5,100 हुआ और अभी जाके तो जनवरी में 3,800 मेट्रिक टन ही रह गया है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, देखिए, या तो कंपनी के पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, या फिर कंपनी के जो प्राइसिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कंपनी को रॉ मटेरियल सोर्स करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे केमिकल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, तो इंडस्ट्री बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। आप कोई भी कंपनी देख ले केमिकल्स की, हिमाद्री केमिकल्स, सुदर्शन केमिकल्स, या फिर अगर हम बात करते हैं बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, दीपक नाइट्रेट, विनाती ऑर्गेनिक्स, ये सभी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो लगातार इनका जो केमिकल सेक्टर है, केमिकल बिजनेस है, वो खराब परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत ही क्विक अपडेट था। अब इससे कंपनी के शेयर प्राइस पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आता है। जब अभी इंपैक्ट कब आता है, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, आप हर बार बोल देते हैं इंपैक्ट नहीं आ रहा है, इंपैक्ट कब आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो इंपैक्ट कब आएगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कभी अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर तेजी दिखे या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर कमजोरी दिखे तब यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। मान लीजिए इनका जो मेन प्रोडक्ट है यार्न, यार्न के अंदर मान लीजिए 9,200 की जगह सीधा 18,000 मेट्रिक टन बनता है, या फिर सीधा 4,500 मेट्रिक टन बनता है, तब आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन के डेटा है, सेल्स के डेटा है नहीं, और सेल्स का डेटा कंपनी कभी ऐसे डिस्क्लोज करेगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। तो मतलब जब आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखे प्रोडक्शन में मंथ ऑन मंथ या फिर वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। बाकी इससे कुछ खास इंपैक्ट आता नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो ये सब फ्लैट हो रहा है, तो मतलब शेयर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि केमिकल जो कि कंपनी का वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन जिससे कमाया जाता है वो केमिकल से कमाया जाता है, क्योंकि केमिकल्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो यहाँ पे खराब परफॉर्म कर रहा है। बाकी सब बिजनेस सही परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर केमिकल्स खराब परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी के लिए चिंताजनक है और शेयर होल्डर्स के लिए भी।
मैं वापस बताता हूँ, और फरवरी में वापस हम लोग देखेंगे स्टॉक को और यहाँ पे रिव्यू करेंगे उनका केमिकल सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। चलिए, अब एक बहुत ही शानदार कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया है जिसका नाम है इंडस्ट्री आउटलुक एंड अर्निंग्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर हम लोग ट्राइडेंट जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो जानेंगे। अगर आप ट्राइडेंट के लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, आपको काफी बातें पता पड़ेगी, और मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अगर हम देखें तो कंपनी का यहाँ पे जो वो है बिजनेस आउटलुक जो की है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। हम लोग अब चालू करते हैं। अगर हम देखें तो बिजनेस फ्रंट के अंदर होम टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट एवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी अचीव किया है 62% का, और बेड लिनन के अंदर कंपनी ने जो ऑलरेडी यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, और रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी के 19% बढ़े वाई ऑन वाई बेसिस पे, और इबिटा यहाँ पे कंटिन्यू टू रोबस्ट, मतलब इबिटा जो मार्जिन है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। उसी के अलावा सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग डिमांड सप्लाई मिसमैच, प्राइस ऑफ कॉटन राइस और हायर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द सेड इंक्रीज। पेपर बिजनेस कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे अभी तक भी ऑफिसेज नहीं खुल रहे और स्कूल्स नहीं खुले थे। तो ये सब Q3 के अपडेट्स हैं, तो Q3 के बारे में ही बात हो रही है। उसी के अलावा कंपनी ने बताया कि बहुत सी स्टेट्स में अभी रेगुलर स्कूल जला हो चुका है, तो यहाँ पे डिमांड उनका मानना है कि एक्सपेक्टेड टू बी राइज इन कमिंग क्वार्टर्स। मतलब मैंने जैसा बताया कि जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे ये सब चालू हो जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कंपनी का बिजनेस खराब परफॉर्म कर रहा है उस पर कोई अभी तक कमेंट नहीं पास किया है। केमिकल्स में अगर हम देखें तो केमिकल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक चीज बताई है, वो है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बेड लिनन के अंदर जैसे कंपनी ने बताया Q3 FY21 में 101% के यहाँ पे वो चल रहा है, ठीक है, वो जितना बनाती है उसका यहाँ पे पूरा फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर बात लिनन देखें तो 62%, यार्न देखें तो 97% और पेपर 87%। कंपनी ने केमिकल के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी को भी पता है केमिकल खराब परफॉर्म कर रहा है। इन सब प्रेजेंटेशन में वही बताया जाएगा जो अच्छा होता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट डिस्क्लोजर है, इसमें से अभी कोई नॉर्म्स नहीं लगते हैं कि ये बताओ मत बताओ, तो मैनेजमेंट जितना चाहे उतना बता सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत समझते होंगे तो ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है जो कंपनी के नॉन डिस्क्लोजर या फिर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। आप देख सकते हैं कंपनी का अभी लगभग पूछे जाते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से कैसे इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर कंपनी 100% कैपेसिटी पे चलेगी तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहेगा और उसके मार्जिन बढ़ेंगे और कंपनी को फायदा ज्यादा होगा। अगर कोई कंपनी का जैसे सबसे अभी अगर देखें बात लिनन सबसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं 62% के साथ, तो यहाँ पे कंपनी में प्रॉब्लम है। इसमें मार्जिन क्या होंगे, अगर 100% हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, मार्जिन अच्छे रहेंगे, क्योंकि कंपनी क्या होती है कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मान लीजिए रेंट वगैरह हो गया, ये सब हो गया जो प्रोडक्शन से वेरी नहीं करेगा। जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना रेंट यहाँ पे मतलब पर मेट्रिक टन या पर अगर आप यूनिट देखेंगे तो कम दिखेगा। तो ये सारी चीजें, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर जो होता है वो अच्छा रहता है। पर अभी ये भी बात सही है कि मार्केट डिमांड से ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं तो इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगी और फालतू कंपनी का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। ये सारी चीज हो गई। अब कंपनी के Q3 हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रहा है वो 1294 करोड़ रुपीस रहा है। होम टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 45% की है और 81% की बात और बेड लिनन के अंदर ऐसा कुछ बताया गया है। शीटिंग सेगमेंट यहाँ पे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और एक्सपोर्ट्स का कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है 67% है, मतलब 67% कंपनी ने अपनी चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट की है। यार्न बिजनेस के अंदर 30% की ग्रोथ है। इबिटा जो रहा है कंपनी का 300 करोड़ रहा है। उसी के अलावा अगर हम एडजस्टेड इबिटा देखें एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम तो 243 करोड़ रुपीस है, और तो यहाँ पे इबिटा मार्जिन करीबन 19% आता है। पैट यहाँ पे कंपनी का करीबन 159 करोड़ रुपीस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेट डेब्ट रिड्यूस हुई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, नेट डेब्ट जो है वो कंपनी की 986 करोड़ आ गई है। इसमें यहाँ पे कंपनी ने जो रिपेमेंट किया है वो करीबन 568 करोड़ के लोन का रिपेमेंट किया है, जो कि पहले जो नेट डेब्ट का लेवल था वो 1614 करोड़ था। इसके कारण अब जो नेट डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.3 आ गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव फैक्टर है, कंपनी ने अपनी डेब्ट यहाँ पे कम करी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 568 करोड़ कहां से आ रहा है। देखिए, आपको याद होगा यहाँ पे कंपनी के पास करके वो था सीपी, तो सीपी का जो यूटिलाइजेशन है वो तो हुआ था, ठीक है, लेकिन सीपी अभी तक इसमें नहीं आया है। 31 दिसंबर के पास कंपनी के पास सीपी था और उसके बाद यहाँ पे फरवरी के महीने में कंपनी ने सीपी का वो रिडेम्पशन किया है। तो कोई ये सोच रहा है कि भाई ये सीपी का पेमेंट है तो सीपी नहीं है, वो कॉमर्शियल पेपर तो अभी फरवरी में पे किया गया है, तो ये 31 दिसंबर तक तो यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेगमेंट की,
तो रेवेन्यू करीबन 1107 करोड़ रहा है, ईबिट कंपनी का 144 करोड़ रहा है। अगर हम बात करें पेपर एंड केमिकल जिसे साथ में कंपनी ने मर्ज कर दिया अलग अलग बताने की जगह, तो रेवेन्यू 182 करोड़, ईबिट कंपनी का 38 करोड़। तो अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में पेपर एंड केमिकल्स में कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रही है। अगर आप इसे वायर बाय बेसिस पे देखें, अगर आप टेक्सटाइल देखते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन यहाँ पे ईबिट अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल का तो 13 करोड़ से बढ़ के सीधा 144 करोड़ हो गया, लगभग 10 गुना ज्यादा। वहीं पे अगर हम पेपर केमिकल्स में देखेंगे तो खराब ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ है ही नहीं। अभी इंडस्ट्री आउटलुक क्या है देखिए, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए यूएस प्रेसिडेंट के बाद, यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे कंपनी का कोविड-19 और यूएस इलेक्शंस पे डिपेंड करता था, ठीक है। अभी होम टेक्सटाइल यहाँ पे मेनली ड्रिवन बाय डिमांड फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप, क्योंकि वो उनका 60% यहाँ पे होम टेक्सटाइल यहाँ पे इंपोर्ट होता है। इंडियन एक्सपोर्ट होम टेक्सटाइल इज डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज प्लेयर्स, द ऑर्गेनाइज्ड एंड लार्ज प्लेयर्स मेनली केटर टू द एक्सपोर्ट डिमांड। अब ये कहाँ की डिमांड होती है, अब बाहर जो प्रोडक्ट जाता है उसमें मेनली लार्ज प्लेयर्स है, और कंपनी को जो कंपटीशन मिलता है वो यहाँ पे है चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, इन सभी जगह से मिलता है। उसी के अलावा इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला है ड्यू टू कोविड-19। उसी के अलावा लॉकडाउन ने कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्शन और ऑपरेशन को अफेक्ट किया था। ऑर्डर और जो सेल्स बुक है कंपनी का मानना है Q1 FY21 में यहाँ पे बढ़ती दिखाई देगी, और होम टेक्सटाइल यहाँ पे कंपनी का मानना है कि Q2 FY21 में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसी के अलावा कंपनी का ये भी मानना है कि जो पाइपलाइन इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ड्यू टू ह्यूज डिमांड बिल्डअप, ठीक है। उसी के अलावा पीपल आर यहाँ पे मोर हेल्थ कॉन्शियस हो गए और हाइजीन हो गए, इसलिए होम फर्निशिंग की डिमांड, मतलब अगर आप होम फर्निशिंग मतलब बेडशीट्स वगैरह, तकिए वगैरह, इन सब की डिमांड बढ़ती जाएगी। मेरे को कुछ खास लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंपनी ने ऐसा बताया है। उसी के बाद अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम, यहाँ पे मेजर सिटीज में है और पीपल स्पेंडिंग मोर ऑन होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स। एक अच्छी बात ये है कि अगर कंपनी ने बताया कि अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो कंपनी का जो टेक्सटाइल सेगमेंट है, होम टेक्सटाइल सेगमेंट, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप घर को सजाने में रहेंगे, घर की छोटी छोटी चीजों में आप ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वही ऑफिस में बिजी हैं और ऑफिस में आपका सारा टाइम चला जाता है तो आप घर में इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहेंगे और घर के कंफर्ट और उसको डेवलप करने में भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो एक साइकोलॉजिकल होती है कंज्यूमर की, वो कंपनी ने यहाँ पे बताई है, ठीक है। उसी के अलावा ट्राइडेंट ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला था जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे कंपनी के जो बेडशीट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है, तो वो मतलब हाइजीन ज्यादा है और वो सब चीजें हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे ई कॉमर्स सेक्टर में भी चालू किया है बिजनेस अपना, जिसके अंदर उनको करंट क्वार्टर के अंदर काफी अच्छे यहाँ पे बायर्स देखने को मिले हैं। अगर हम देखें ओटेक्स का डेटा, ये बेसिकली कंपनी के मार्केट शेयर का होता है कि भाई कंपनी को यहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहा है, यूएस इंपोर्ट, जब मतलब यूएस खरीदता है तो सबसे ज्यादा किससे खरीदता है, तो अभी अगर हम देखें 2020 में 51% कंपनी ने मतलब कंपनी ने नहीं, पूरे यूएस ने इंडिया से इंपोर्ट करवाया है। वहीं पे मार्केट शेयर फॉर यूएस इंपोर्ट ऑफ टेरी टॉवल्स, मतलब टेरी टॉवल्स के अंदर कितना इंपोर्ट है इंडिया का, तो 42% है। ये सब इंडस्ट्री डेटा है, इससे कंपनी का ओवरऑल आउटलुक पता पड़ रहा है, मतलब इंडस्ट्री को ओवरऑल आउटलुक पता पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या बात हुई है, उसके अलावा अभी इंडिया विल कंटिन्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कॉटन, मेजर कॉटन सरप्लस एंड कॉटन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री। कंपनी को जो यहाँ पे एडवांटेज होगा और इंडस्ट्री को भी, वो है टेक्नोलॉजी, हाई स्केल प्रोडक्शन से, और यहाँ पे इन सब चीजों से। अगर हम देखें लेवरेजिंग करेगी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स में, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रोडक्ट और एडिंग न्यू कस्टमर का कंपनी का टारगेट है। अभी बात करते हैं पेपर मिल्स की। दे आर ऑपरेटिंग एट 70 to 90% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी। 60% जो कंपनी के राइटिंग पेपर की डिमांड है वो एजुकेशन से आती है, जो नॉर्मलाइज होने की मानना है कंपनी का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम बात करते हैं अनदर जो वो है ड्राइवर फॉर द डिमांड इज पर कैपिटल लो कंजप्शन, गोइंग फॉरवर्ड द रिक्वायरमेंट शेल बी अराउंड 5.2 मिलियन टन। मतलब ये कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है पेपर की कितनी होगी। और प्राइसिंग की बात करते हैं तो अभी भी कंपनी का जो पेपर प्राइस है, मतलब ओवरऑल जो इंडस्ट्री पेपर प्राइस है वो 22 से 25% यहाँ पे डाउन है, बिकॉज ऑफ डिमांड नहीं है, ठीक है। और ग्लोबल जो कंजप्शन है वो लो है, और बहुत सारे और फैक्टर्स के कारण यहाँ पे कंपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। उसी के अलावा इंक्रीज कंजप्शन माना जाएगा, तो इससे यहाँ पे 10% से प्राइस बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है Q2 FY21 में। उसी के अलावा कंपनी ने ये भी बताया कि अपकमिंग क्वार्टर्स में इसकी डिमांड बढ़ेगी। यार्न प्राइसेस जो है छापी इंक्रीज हुई है कुछ फ्यू वीक्स में, और इसके क्योंकि इन्वेंट्रीज और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई थी, और इसके कारण कंपनी के यहाँ पे जो ऑपरेशन और मार्जिन पे फर्क पड़ा है। उसी के अलावा अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यार्न प्राइसेस हैव गॉन अप बिकॉज
क्योंकि यहाँ पे जो स्पिनिंग व्हील्स है उन लोग का यहाँ पे प्रोडक्शन धीरे चालू हुआ था, क्योंकि यार्न वालों का प्रोडक्शन पहले चालू कर दिया था और स्पिनिंग वालों ने लेट चालू किया था, तो इस कारण से यार्न की शॉर्टेज हो गई थी। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण प्रॉब्लम हुई थी। यार्न प्राइसेस यहाँ पे राइज हुई है बिकॉज ऑफ कॉटन एंड मैनमेड फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि इनकी जो रॉ मटेरियल की प्राइस थी वो बढ़ गई। उसी के अलावा कुछ एडिशनल डिमांड देखने को मिली थी चाइना और बांग्लादेश से। उसी के अलावा कंपनी का मानना है कि यार्न प्राइसेस इतनी ही रहेंगी आने वाले समय में भी। तो हम ये सब बातें हो गई। अभी अगर कॉटन आउटलुक की बात करते हैं तो कंपनी ने कॉटन के बारे में बताया कि जो डोमेस्टिक कॉटन कंजप्शन है वो 330 लाख बेल्स रहेगा, एक बेल के अंदर 170 केजी रहेगा। एंड द न्यू एस्टिमेट शोज एन इंक्रीज ऑफ 80 लाख बेल्स कंजप्शन इन ईयर 2021 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीजें रह गई। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने जो बताया कि जो कॉटन का परचेज है वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने ज्यादा किया बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो मास्क वगैरह बनाने के लिए कॉटन ज्यादा यूज आया है। उसी के अलावा करंट जो कॉटन प्रोक्योरमेंट है ये अभी अबव द एमएसपी होता है इन पंजाब ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ कॉटन इन द मार्केट शेयर एज डिमांड फ्रॉम द कॉटन स्पिनिंग मिल्स दैट आर प्लेसिंग बल्क ऑर्डर्स। और उसी के अलावा यूएस ने बैन लगाया था कॉटन ऑब्टेन करने से फ्रॉम चाइना से बिकॉज ऑफ 1/5, वहां से करीबन 1/5 उसका कंपनी का इंडस्ट्री का डिमांड चाइना से आता था। तो इस कारण से यहाँ पे ऑलरेडी कॉटन प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिला है और एडिशनल प्रेशर देखने को मिला है। वी एक्सपेक्ट कॉटन प्राइसेस टू रिमेन नियर द करंट लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड। तो ये सारी चीजें। अभी अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और चीजों की, जैसे कि मैंने आपको बताया विजन 2025, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। इसके अंदर कंपनी के 3 जो है भाग है, जिसमें बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स करके बना है, बी हैक करके बोला गया है। इसमें रेवेन्यू का जो टारगेट है 25,000 करोड़ बाय 2025 विद 12% बॉटम लाइन, मेकिंग अ ट्राइडेंट अ नेशनल ब्रांड, डिजिटल ट्राइडेंट यानी मतलब डिजिटलाइज हो जाना, प्रोडक्ट्स को सबको लेकर आना, ग्रोथ और यहाँ पे एक्सेलरेट करना है। उसी के अलावा कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी कमेटी बनाई है जिसके अंदर ये सारे वो लोग डिसीजन लेंगे, जिसके अंदर शेयर होल्डर रिस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन होगा बिजनेस का। मान लीजिए कोई खराब बिजनेस है जैसे केमिकल, उसे बंद किया जाएगा और यहाँ पे कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। कैपिटल एलोकेशन, मान लीजिए केमिकल में जरूरत नहीं है, पेपर में जरूरत है, तो सारा कैपिटल वहां पे इधर उधर किया जाएगा। एक्सपेंशन किया जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। इसके बारे में कंपनी ने केवल एक बहुत ही ब्रॉड बेस यहाँ पे बताया है और कुछ नए फोकस ग्रुप्स बनाए जाएंगे सिनर्जीज और करने के लिए, ई कॉमर्स में आएंगे और यहाँ पे लेवरेजिंग कैपेसिटी टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी देखिए ये सारी कंपनी ने बातें बोली है। अब इन पर्टिकुलर बिंदुओं पे क्या प्लान है कंपनी का कि भाई डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा, एक्सपेंशन कैसे होगा, ये अभी तक कंपनी ने नहीं बताया। बस कंपनी ने एक ब्रॉड बेस अपना वो बता दिया है कि ये सब चीजें हैं। अभी 90 डेज में बोर्ड को यहाँ पे इसकी रिपोर्ट मिलेगी, तो मतलब आप देख लीजिए मार्च में अप्रैल तक वापस इसमें एक अपडेट आना बाकी रहेगा कि कंपनी ने क्या क्या किया है। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी डिविडेंड आउटलुक का क्या बताया कंपनी ने, कुछ ज्यादा नहीं बताया, घुमा फिरा के बोला कि बोर्ड डिसाइड करेगा और उस हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। उसी के अलावा डेब्ट कमिटमेंट्स की बात करें, कंपनी ने डेब्ट कैसे रिड्यूस करी, वो एक अच्छा चीज है जो आपको देखना चाहिए। जहां पे ग्रॉस डेब्ट कंपनी का 1951 था वो दिसंबर में आके 1058 हो गया। टर्म लोन्स अगर हम देखेंगे तो काफी कम हुए, एग्जिस्टिंग लोन्स कंपनी के कम हो गए, फ्रेश कैपेक्स कम बढ़ा है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बढ़े हैं क्योंकि कंपनी ने वो सब उठाया था सीपी वगैरह। और अगर देखें वर्किंग कैपिटल लोन्स 900 से 706 हुए। ओवरऑल जो नेट डेब्ट का रेशियो है वो काफी कम हो गया है और इसके कारण यहाँ पे 0.3 नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है और ये नेट डेब्ट कम हो गई है। उसी के अलावा जैसे कि विजन 2025 का प्लान था लेवरेजिंग कैपेसिटी, जिसके अंदर कंपनी ने बोला था कि हम लोग ये सब चीजें को कम करेंगे, डेब्ट वगैरह को। कैपेक्स का प्लान क्या है, कंपनी ने बोला यार्न मैन्युफैक्चरिंग और पेपर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जारी है और उसी के अलावा बोथ द प्रोजेक्ट्स वर पुट ऑन होल्ड क्योंकि कंपनी ने ये 2 प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन चालू किया था। अभी कंपनी ने बोला कि हम लोग वापस वायबिलिटी देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी एक्सपेंशन के लिए रेडी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो यार्न का जो प्रोजेक्ट है उसका करीबन 1140 करोड़ का बजट है और यहाँ पे 3 फेज में चालू होने वाला है। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू गो अहेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल फेज ओनली एंड रिवाइव द कैपेक्स इन ड्यू कोर्स। मतलब 3 फेज में से एक फेज में ही यहाँ पे काम होगा। और कंपनी ने ये बताया कि जो पेपर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उस पर अभी कंपनी नहीं जाएगी, जिसका कॉस्ट करीबन 222 करोड़ था। ठीक है। उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस बताया कि अंडर द केमिकल सेगमेंट द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट विद द कैपेसिटी ऑफ 10 मेट्रिक टन पर डे द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन द कमर्शियल ऑपरेशंस विद 1 मार्च 2021। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रॉक्स 33 lakhs। देखिए अब मैं बता देता हूँ, कंपनी ने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी तो कभी कंपनी डिटर्जेंट पाउडर बनाएगी। तो डिटर्जेंट पाउडर कितना टारगेट है, जो अभी कैपेसिटी बताई है जिसके साथ ये चलाएगी वो है 10 मेट्रिक टन पर डे। ठीक है, तो 10 मेट्रिक टन पर डे का कंपनी का यहाँ पे वो सब है और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 33 लाख है, 1 मार्च 2021 से चालू होने वाला है। उसी के अलावा
कंपनी ने फॉलोइंग यहाँ पे एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिले हैं और उसी के साथ ज्यादा कुछ है नहीं है। उसी के अलावा एक्सेप्शनल अपीयरिंग क्या है, एक्सेप्शनल आइटम क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंपनी ने अपनी कोई एसोसिएट बेची थी जिसके कारण कंपनी ने यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया था, तो वो एक एक्सेप्शनल आइटम था जो कि करीबन यहाँ पे 48.7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट मतलब गेन हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या है, ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक मतलब जो कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला होम टेक्सटाइल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिले हैं गवर्नमेंट से और हेल्थ हाइजीन और ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे कंपनी का मानना है कि Q2 और Q3 में यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। द ऑर्डर बुक विजिबिलिटी इज ऑलरेडी देयर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एंड लुकिंग एट द करंट ट्रेंड वी एक्सपेक्ट डिमांड टू बी द सस्टेनेबल फॉरवर्ड। उसी के अलावा एनहेंस कैपेसिटी जो यूटिलाइज है उसके रीजंस दिए हैं, कुल मिला के उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी जो ई कॉमर्स वगैरह इंडस्ट्रीज है और बाकी सब जो रिवाइवल हो रहा है उसके कारण ये सब चीजों की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी यूके और यूरोप के मार्केट के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे है। उसी के अलावा मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, हायर रिटेल प्राइसेस, डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स केटरिंग टू लग्जरी फैशन एंड ये सब चीजें हैं। इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसा मैंने बताया कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे मार्जिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या क्या यहाँ पे डिसीजन लिए, तो वो सब भी है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर वर्चुअल शोरूम्स होंगे, वर्चुअल प्लांट विजिट्स, इंस्पेक्शंस, फोकसिंग ऑन मोर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क वाले प्रोडक्ट्स लाएगी, न्यू कस्टमर्स को टैप करेगी और यहाँ पे ये सब चीजें। तो कंपनी ने काफी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सब चीजें बताई है कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। अभी ये सब चीजें अगर हमने देख ली है तो हमें आगे आने वाले टाइम में अब ट्राइडेंट को इन सब चीजों पर ट्रैक करना है। जैसे जैसे कंपनी Q3 रिजल्ट आएंगे या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगी तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि कंपनी ने वाकई में इन सब चीजों पे यहाँ पे वादा अपना निभाया है या नहीं निभाया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ये सारी चीजें पक्की बातें डिस्कस करेंगे। हम लोग ने हमारे Q3 में भी बहुत सी चीजें डिस्कस करी। अगर आप देखना चाहते हैं हमारा Q3 और विजन 2025 वाला वीडियो तो वो आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फाइनल ओपिनियन की। देखिए, मैं आपको एक पहली बात एकदम क्लियर कर देता हूँ, जो कंपनी ने विजन बताया वो काफी ब्राइट है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है Q3 के अंदर वो काफी बेकार है। बेकार नहीं मतलब बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 14 रुपए से 20 रुपए कब होगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कंपनी का जो भाव है 14 रुपए से 20 रुपए एक दिन में नहीं होने वाले। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और जो 10 रुपए से 7 रुपए से जो रैली आई थी 14 रुपए की, मतलब 10 रुपए से 17 रुपए जब गया था तब भी हमने 17 रुपए बोला था आप बेच दो। ठीक है, जिन लोगों ने बेचा वो लगभग भाव उस टाइम 12 रुपए चला गया था। ठीक है, 12-13 रुपए आया था और अगर किसी ने वापस उसे बाय किया होगा तो वहां 14-15 रुपए के भाव पे अच्छा खासा उसने वापस प्रॉफिट कमा लिया। हम लोग ने जब सेल किया था तो सेल भी बताया था, जब हमें लग रहा था कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, कुछ नहीं होगा, तो 17 रुपए पे हमने सेल बोला था। फिर हमने 12-13 रुपए जब Q3 रिजल्ट आया तो काफी एक डिसेंट लगा कि भाई कंपनी के जो भाव है 14 रुपए के लगभग ये सस्टेन हो जाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का भाव 14 के ऊपर नहीं भाग रहा है, 14 से 15 के बीच में ही ट्रेड होगा और अगर नीचे गिरता है तो भी 12-13 होता है। तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। अगर आप कभी ट्राइडेंट का पूरा पूरा चार्ट देखेंगे, मतलब 3-4-5 साल का, तो कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो ऐसी ही होती है। मतलब 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर तक कंपनी एक ही रेंज बाउंड ट्रेड करता है और अभी भी वही हो रहा है। लगभग 2-3 महीने से कंपनी ये 12 से 14 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो 20 रुपए तो कभी यहाँ पे नहीं आने वाला है, मतलब कभी नहीं, मतलब अभी हाल ही के 2-3 महीनों में नहीं आने वाला है। अगर ये सारी जो चीजें हम लोग ने अभी डिस्कस करी इनमें से किसी पे भी एक मेजर डेवलपमेंट आता है तो शायद कंपनी के शेयर प्राइस में इंपैक्ट आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई यहाँ पे संकेत नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, देखिए 14 रुपए का भाव है तो आप होल्ड करके रखें। ठीक है, और अगर ये 12 रुपए से नीचे जाता है तो एक बार आप सेल कर दें। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस लगा ले 12 रुपए का और 14 रुपए के लगभग के भाव पे आप होल्ड करें। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अपना पैसा बुक कर लें, क्योंकि वो अगर 20 रुपए के लिए वेट कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा। रही बात फ्रेश बैंक की, फ्रेश बैंक तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी अगर कोई बाइंग लेवल जानना चाहता है किस भाव पे करना चाहिए तो करीबन 12 रुपए का वेट करें, 12 रुपए का JTT AMO ऑर्डर डाल के रखें, तो आप 12 रुपए के भाव पे अगर बाय कर दे तो वापस 14-15 का जब भाव आता है तो निकल जाइएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग ने सभी के लिए बता दिया, शॉर्ट टर्म को क्या करें और लॉन्ग टर्म को क्या करें, नए शेयर होल्डर्स क्या करें और 20 रुपए कब आएगा, ये सब चीजें भी हम लोग ने डिस्कस करी है। अगर आप इसी तरीके से ट्राइडेंट से रिलेटेड अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी के साथ हमारे ट्राइडेंट का वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ट्राइडेंट से रिलेटेड सभी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।